हेलो गाइस। आज के इस वाले वीडियो में मैं बीटीटीएच की एपिसोड 207 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर से देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओ यान ने लाइटनिंग पूल के अंदर अपना सारा काम पूरा करने के बाद न्यूली बॉर्न इंटेलिजेंट 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन की तरफ देखा था। और उसी समय ब्राइट लाइट एम्प्टी रेल्म के लाइटनिंग पूल से शूट होकर बाहर निकलती है। उसके बाद शाओ यान पीछे मुड़कर देखता है और जब उसे कोई अनयूजुअल चेंज नहीं दिखता तो वो हल्की राहत की सांस लेता है। ये वही ह्यूमन फिगर था जो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की स्ट्रेंथ हासिल करने के बाद तेजी से वहां से निकल आया था। ये पूरा प्रोसेस अनएक्सपेक्टेडली स्मूथ रहा था और अब उसका दिल का बर्डन सिर्फ तभी कम हुआ जब वो सेफली वहां से बाहर आ गया। उसकी आंखों में एक हिडन जॉय सर्च कर रही थी क्योंकि इस ट्रिप में उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला था। ना सिर्फ उसने नॉर्दर्न किंग को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वो 6 स्टार डोशेंग के बराबर हो गया था, बल्कि वो खुद भी 5th स्टार डोशेंग के इनिशियल लेवल से सीधे एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को भी सक्सेसफुली अपने कंट्रोल में ले लिया था। शाओ यान अपना हाथ उठाता है, पिंक फ्लेम घूमती है और लिटिल ई तुरंत बाहर आता है। इस समय उसके छोटे हाथों पर एक गोल्डन ड्रैगन सिंबल दिखाई देता है, जिससे एक बहुत ही टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स फैल रही होती है। लिटिल ई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाओ यान को गुस्से में देखता है और हल्की आवाज में प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि इतनी डेंजरस चीज उसके अंदर सील कर दी गई है। क्योंकि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग ऐसी पावर थी जिसे इवन प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम भी इजीली रिफाइन नहीं कर सकता था, और ये बहुत अनस्टेबल भी थी। एक छोटी सी मिस्टेक भी इसे एक्सप्लोड कर सकती थी। शाओ यान हल्का सा हंसता है और उसे शांत करता है, फिर उस गोल्डन ड्रैगन सिंबल को ध्यान से देखता है। उसे पता था कि इसमें इमेंस एनर्जी छिपी हुई है, लेकिन अभी वो इसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा था। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्मिनेशन फोर्स थी जिसे इवन 7 स्टार डोशेंग भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है और डिसाइड करता है कि अभी के लिए इसे लिटिल ई के अंदर ही सील रखेगा, ताकि प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम इसे स्लोली रिफाइन करता रहे। फिर वो लिटिल ई को वापस अपने बॉडी में भेज देता है और सोचता है कि ये चीज आगे चलकर इमरजेंसी में काम आ सकती है। फिर वो ड्रैगन आइलैंड की तरफ लौटने का फैसला करता है। उसकी ग्रीन रेड बोन विंग्स फैलती हैं और वो लाइटनिंग स्पीड से हवा में उड़ जाता है। कुछ ही मोमेंट्स में वो ड्रैगन आइलैंड पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। पूरा आइलैंड अब कंप्लीटली न्यू बन चुका था। विशाल माउंटेन्स, फ्लाइंग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स और लगातार गूंजते ड्रैगन रोर्स, ये सब मिलकर एक पावरफुल सीन बना रहे थे। ये 4 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का यूनिफाइड फॉर्म था, जहां अब हजारों ईयर्स बाद सभी क्लैन मेंबर्स एक साथ थे। शाओ यान हवा में खड़ा होकर अपने स्पिरिचुअल सेंस से पूरे आइलैंड को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वहां लगभग 10 इलीट डोशेंग मौजूद हैं, जो स्काई मैंशन अलायंस के बराबर ही हैं। वो मुस्कुराता है और समझ जाता है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब सच में अपनी पीक स्ट्रेंथ पर भी बहुत डेंजरस था। भले ही उसने अपनी फुल पावर रिगेन नहीं की थी, फिर भी कोई भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। गार्ड्स लगातार पेट्रोल कर रहे थे और हर तरफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। तभी गार्ड्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और कुछ फिगर्स उसकी तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे पहचानते हैं तुरंत रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं और बो करके वापस चले जाते हैं। शाओ यान हल्का सा स्माइल करता है और सीधे आइलैंड के अंदर एक क्वाइट कोर्टयार्ड में चला जाता है। वहां अचानक उसकी प्रेजेंस से कायलिन और जियान चौंक जाते हैं, लेकिन फिर खुश हो जाते हैं। जियान थोड़ा मजाक में बोलती है कि ड्रैगन एम्परर होने के नाते तुमने सच में अच्छा काम किया है। फिर वो बताती है कि अगर वो और देर करता तो वो उसे लाइटनिंग पूल में ढूंढने निकल जाते। तभी कायलिन तुरंत नोटिस करती है कि शाओ यान की स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी है। वो सरप्राइज होकर पूछती है और शाओ यान कामली बताता है कि वो अब 5th स्टार डोशेंग बन चुका है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ स्पीड बहुत टेरिफाइंग थी। शाओ यान इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाइटनिंग पूल की डेंजरस इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचे, खासकर ब्लैक डेमन लाइटनिंग बींग्स और 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की एग्जिस्टेंस। फिर वो कहता है कि अब एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब स्टेबल हो चुका है, इसलिए अब उसे वापस स्काई मैंशन अलायंस जाना चाहिए। जियान थोड़ी रिलक्टेंट होती है, लेकिन मान जाती है, क्योंकि अलायंस अभी पीक मोमेंट में था। फिर शाओ यान उसे समझाता है कि उसे सेंट्रल प्लेन्स के मेस में अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ट्राइब को रेस्ट की जरूरत है।
लेकिन जी यान कामली कहती है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब हमेशा अपने फ्रेंड्स का रीपे करता है और शाओ यान के 2 बार हेल्प करने के कारण वो हमेशा उसके साथ रहेगा। शाओ यान थोड़ा स्टन्ड हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि ये पूरा ट्राइब का डिसीजन है। फिर वो एल्डर्स का थैंक्स करता है और कहता है कि वो फ्यूचर में जरूर वापस आएगा। जी यान स्माइल करके कहती है कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा मदद भेजेंगे। शाओ यान जोर से हंसता है और स्पेशल क्रैक खोलकर आगे बढ़ जाता है। काइलिन भी उसके पीछे फॉलो करती है और फिर वो दोनों उस क्रैक में डिसअपीयर हो जाते हैं। पीछे सिर्फ जी यान खड़ी रह जाती है, जो उस खाली स्पेस को देखती रहती है जहां अभी-अभी वो दोनों गायब हुए थे। स्काई मैंशन अलायंस में वापस लौटते ही शाओ यान को एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। कुछ ही महीनों में अलायंस की रेपुटेशन लगातार बढ़ती रही है। हॉल ऑफ सोल्स को डिफीट करने के बाद भी अलायंस ने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, बल्कि काम और पेशेंट रहकर सबका रिस्पेक्ट हासिल किया। क्योंकि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर दिखाने में नहीं, बल्कि सक्सेस के बाद खुद को स्टेबल रखने में होती है, और यही चीज अलायंस ने प्रूव कर दी। इसलिए अब कोई भी उनकी ताकत पर डाउट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से कई महीनों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जो पहले सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड था, वो अचानक कंप्लीटली साइलेंट हो गया, और यही साइलेंस सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा था। अलायंस के टॉप एक्सपर्ट्स जानते थे कि हॉल ऑफ सोल्स इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने स्पाइस भेजने के बाद भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिससे सिचुएशन और सस्पिशियस बन गई, जैसे कोई बड़ा स्टॉर्म आने से पहले की शांति हो। इसी बीच लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी वापस आ चुकी थीं, और उन्होंने बताया कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पीछे हट चुका है, और कुछ टाइम बाद 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने अलायंस प्रपोज किया, जिसे स्काई मैंशन ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब है, और इस अलायंस ने पूरे सेंट्रल प्लेन्स और बीस्ट रीजन में बड़ा इम्पैक्ट डाला। अब कोई भी आसानी से उस ट्राइब के खिलाफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे स्काई मैंशन अलायंस खड़ा है, और इससे अलायंस की रीच मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड तक फैल गई। शाओ यान ने सीक्रेटली ये भी रिवील किया कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब भी अलायंस ज्वाइन करेगा। ये सुनकर सभी टॉप एक्सपर्ट्स शॉक्ड और एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये ट्राइब बेहद पावरफुल और मिस्टीरियस माना जाता है। लेकिन इस न्यूज़ को पब्लिक नहीं किया गया, ताकि फ्यूचर में इसे सरप्राइज एलिमेंट की तरह यूज किया जा सके और उन्हें रिकवरी का टाइम भी मिल सके। हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होने के कारण शाओ यान की लाइफ थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई। काइलिन अपनी डॉटर शाओ शाओ के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, और शाओ यान ट्रेनिंग और लिटिल यी के अंदर मौजूद 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग एनर्जी पर फोकस कर रहा था। वो इस एनर्जी को यूज करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल था। इसलिए वो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन ये एनर्जी और कंपैक्ट होकर एक गोल्डन लाइटनिंग बीड बन गई, जो लिटिल यी के हाथ पर फ्लोट करती थी, और कोई भी मेथड इसे रिफाइन नहीं कर पा रहा था। इवन प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी फेल हो गया। इससे शाओ यान को फ्रस्ट्रेशन हुई और उसने टेम्पररली इसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने हॉल ऑफ सोल्स के ब्रांच हॉल सर्च करने का मिशन लिया, लेकिन 1 महीने की सर्च के बाद पता चला कि सभी लोकेशंस एम्प्टी हैं, सोल्स और रिसोर्सेज सब रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे साफ था कि हॉल ऑफ सोल्स पहले से प्रिपेयर्ड था, और उसने सब एविडेंस हटा दिया। शाओ यान ने उन हॉल्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। याओ लाओ को यह सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है, और उसने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और इन्फॉर्मेशन गैदर करना उनके लिए आसान होगा। शाओ यान भी अग्री करता है कि इस एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कोई बड़ा रीजन है, लेकिन बिना प्रूफ के गेस करना बेकार है, इसलिए दोनों वेट करने का डिसीजन लेते हैं। तभी शाओ यान कैजुअली पूछता है कि याओ क्लैन का मेडिकल सेरेमनी कब है। याओ लाओ थोड़ी देर साइलेंट रहता है और बताता है कि 1 महीने बाद। ये सुनकर उसका एक्सप्रेशन हैवी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पास्ट की याद आती है। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि उनका नाम क्लैन टैबलेट पर लिख सके, लेकिन अब इतने साल बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्लैन के अंदर कई लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर उसका हाथ कस जाता है, लेकिन शाओ यान उसे काम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि टैबलेट की चिंता वो खुद करे और बाकी सब वो संभाल लेगा। उसके वर्ड सिंपल हैं, लेकिन उनमें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है। पहले याओ लाओ ने उसे प्रोटेक्ट किया था, और अब वही स्टूडेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अपने टीचर को किसी से भी बचा सकता है। याओ लाओ की आंखें ये सुनकर मॉइस्ट हो जाती हैं, और वो प्राउड फील करता है। और शाओ यान आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि अब समय आ गया है याओ क्लैन का सामना करने का, और खुद देखना है कि कॉन्टिनेंट के बेस्ट अल्केमिस्ट कितने पावरफुल हैं। 1 महीना बेहद शांति के साथ गुजर जाता है, लेकिन ये शांति अंदर ही अंदर दबाव से भरी हुई होती है। 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की मदद के बावजूद हॉल ऑफ सोल्स की इन्वेस्टिगेशन से कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को छोटा जरूर कर दिया है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी 10 गुना ज्यादा टाइट हो चुकी है, जिससे डीपर लेवल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है।
इस सिचुएशन से स्काई मैंशन अलायंस पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये वॉर इवेंचुअली फुल स्केल क्लैश में बदलेगा, जहां एक साइड पूरी तरह खत्म होगी, या तो हॉल ऑफ सोल्स या फिर स्काई मैंशन अलायंस। और यही अनसर्टेनिटी सबको कॉशियस बना देती है। कोई भी साइड अभी डायरेक्ट गैम्बल लेने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए सब बस वेट कर रहे हैं सही मोमेंट का। और इसी साइलेंट टेंशन के बीच याओ क्लैन का मेडिसिनल सेरेमनी आखिरकार अराइव हो जाता है। मेन माउंटेन पर याओ लाओ कामली अनाउंस करता है कि इस बार वो और श्याओ यान ही याओ क्लैन जाएंगे और बाकी अलायंस को हॉल ऑफ सोल्स पर नजर रखनी होगी। फेंग जुनजे और बाकी लोग थोड़े कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन अंत में अग्री कर लेते हैं। श्याओ यान काइलिन को देखता है और उसे अलायंस का ध्यान रखने को कहता है। काइलिन कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अब अलायंस में टॉप लेवल पर है। फिर श्याओ यान और याओ लाओ बिना डिले के निकल जाते हैं और हाफ डे की जर्नी के बाद शेनलोंग माउंटेन रेंज पहुंचते हैं। ये जगह सेंट्रल प्लेन्स के साउथ में है और दिखने में वाइल्ड है, लेकिन याओ क्लैन की वजह से बेहद लाइवली भी है। यहाँ रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की भरमार है और टॉप लेवल एल्केमिस्ट्स भी यहाँ आते रहते हैं। मेडिसिनल सेरेमनी बेसिकली कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट्स का गैदरिंग है, जहाँ डिसाइड होता है कि टॉप एल्केमिस्ट कौन है। एंट्री बहुत लिमिटेड होती है और सिर्फ वही लोग बुलाए जाते हैं जिनकी रेपुटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन इवेंट की प्रेस्टीज इतनी हाई है कि पूरा कॉन्टिनेंट इस पर नजर रखता है। श्याओ यान और याओ लाओ माउंटेन रेंज के डीप एरिया में उतरते हैं, जहां एक मैसिव स्टोन आर्च में दिखता है जो याओ क्लैन के रेल्म का एंट्रेंस है। वहां गार्ड्स हर इनकमिंग पर्सन से जेड टोकन चेक कर रहे होते हैं। श्याओ यान और याओ लाओ भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन गार्ड्स तुरंत उन्हें रोक देते हैं क्योंकि श्याओ यान का एटीट्यूड बाकी लोगों जैसा हम्बल नहीं है। आसपास के लोग रुककर देखने लगते हैं और धीरे धीरे विस्पर शुरू हो जाते हैं। कोई पहचान लेता है कि ये श्याओ यान है जिसने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को हराया था और पिल टावर गैदरिंग का चैंपियन भी रहा है। गार्ड्स का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। श्याओ यान कैजुअली अपना जेड टोकन देता है और जैसे ही वेरीफाई होता है, एंट्रेंस ओपन हो जाता है। अब गार्ड्स पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अंदर जाने देते हैं। दोनों स्पेशल गेट में एंटर करते हैं और एक नए रेल्म में पहुंचते हैं, जहां लश ग्रीन प्लेन्स और मैसिव बर्ड बीस्ट्स मौजूद हैं। एक याओ क्लैन मेंबर उन्हें गाइड करके एक जाइंट बर्ड पर ले जाता है, जहां पहले से हंड्रेड्स लोग मौजूद हैं। श्याओ यान क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और किसी से बात नहीं करता। कुछ समय बाद वो बर्ड उड़ता है और डीप एरिया की तरफ जाता है। करीब आधे घंटे बाद एक मैसिव माउंटेन दिखाई देता है जो क्लाउड्स को पियर्स कर रहा है। उस पर काउंटलेस बिल्डिंग्स और राइजिंग स्मोक पिलर्स दिखाई देते हैं, जिनसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल रही है। बर्ड फाइनली लैंड करता है और श्याओ यान और याओ लाओ नीचे उतरते हैं। याओ लाओ सराउंडिंग्स को देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है, क्योंकि ये उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ प्लेस है। श्याओ यान क्वाइटली उसके पास खड़ा रहता है बिना डिस्टर्ब किए, लेकिन तभी एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है। एक ओल्ड मैन सार्कास्टिक स्माइल के साथ आता है और याओ लाओ को इंसल्ट करता है कि जिसे क्लैन से निकाल दिया गया था, वो अब वापस आने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आसपास के लोग तुरंत डिस्टेंस बना लेते हैं क्योंकि सिचुएशन टेंस हो जाती है। श्याओ स्लोली अपने हाथ स्लीव से बाहर निकालता है। उसकी आईज उठती हैं और वो उस फेमिलियर ओल्ड मैन को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसके लिप्स पर एक शार्प ठंडी मुस्कान उभरती है, जो साफ संकेत देती है कि अब कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला है। स्क्वायर के अंदर मौजूद चीफ्स और ग्रैंड एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। उनके एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन वो याओ वांगुई की साइड नहीं लेते, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये याओ क्लैन का टेरिटरी है। कुछ लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये याओ वांगुई खुद मुसीबत बुला रहा है, क्योंकि शाओ यान के फेस पर जो कोल्ड स्माइल है वो साफ वार्निंग दे रही है कि अब सिचुएशन सिंपल नहीं रहने वाली। शाओ यान धीरे से अपने टीचर की तरफ मुड़ता है और काम वॉइस में कहता है, टीचर, आप बस क्लैन टैबलेट पर अपने पेरेंट्स का नाम लिखने पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। याओ लाओ कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी बियर्ड का हल्का कांपना उसके अंदर के इमोशंस रिवील कर देता है। दूसरी तरफ याओ वांगुई, जो अभी तक लोगों की फ्लैटरिंग सुनकर खुश था, अब उसकी आईज में कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है और वो सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि ये बहुत एरोगेंट बात है। एक अबैंडन्ड व्यक्ति को क्लैन टैबलेट पर नाम लिखने का कोई हक नहीं है। याओ चैन, तुम सपने देखना बंद करो। उसके आसपास खड़े लोग तुरंत अग्री करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेडिसिनल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने देना ही क्लैन की सबसे बड़ी काइंडनेस है। तुम्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए। क्लैन टैबलेट कोई ऐसी चीज नहीं है जहां कोई भी अबैंडन्ड व्यक्ति अपना नाम लिख सके। कुछ लोग तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि इन्हें एल्डर काउंसिल से निकलवा देना चाहिए, ताकि ये यहाँ खड़े होकर उनकी आंखें खराब ना करें। तभी शाओ यान अपनी काम स्माइल के साथ धीरे से पूछता है, क्या तुम सब बोल चुके हो? उसकी आवाज लो है, लेकिन उसमें दबा हुआ प्रेशर साफ महसूस होता है,
याओ वांगुई के पास खड़ा एक स्किनी आदमी उसे जवाब देने लगता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसके ऊपर एक हेवी फोर्स गिरता है और उसका सिर जोर से जमीन में धंस जाता है। जमीन क्रैक हो जाती है और खून बाहर निकलता है। पूरा स्क्वायर एकदम से शॉक में चला जाता है, क्योंकि किसी ने शाओयान को मूव करते हुए नहीं देखा। सबकी नजरें तुरंत उस डायरेक्शन में जाती हैं और वे देखते हैं कि शाओयान का पैर उस आदमी के सिर पर रखा हुआ है। उसका चेहरा अब भी काम है। कई लोगों के दिल अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी स्पीड का अंदाजा ही नहीं हुआ। याओ वांगुई भी इस सडन मूव से शॉक हो जाता है और तुरंत गुस्से में चिल्लाता है, शाओयान तुम बहुत बोल्ड हो, ये याओ क्लैन है। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक और आदमी, जो पहले इंसल्ट कर रहा था, हवा में उछलता है और जमीन पर गिरकर खून उगलता है। उसके चेहरे पर साफ एक लाल हैंडप्रिंट दिखता है। अब याओ वांगुई के आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर डर दिखने लगता है। वे उसके पास सिमटने लगते हैं, लेकिन तभी कई आफ्टर इमेजेस फ्लैश होते हैं और एक के बाद एक स्लैप्स की आवाजें गूंजती हैं। कुछ ही सेकंड्स में याओ वांगुई के अलावा उसके पूरे ग्रुप के लोग उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। हर तरफ खून और टूटे हुए दांत बिखरे होते हैं। जो लोग अभी तक जोर जोर से बोल रहे थे, अब जमीन पर पड़े चिल्ला रहे होते हैं। पूरा माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब एरोगेंस की जगह फियर ने ले ली है। याओ वांगुई का चेहरा डार्क हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसके लोगों की पिटाई नहीं, बल्कि उसके स्टेटस पर सीधा अटैक है। इतने सालों में उसने ऐसा ह्यूमिलिएशन कभी फील नहीं किया। वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है, गुड गुड, तुम बहुत एरोगेंट हो। क्या तुम सोचते हो कि स्काई मैंशन अलायंस के सपोर्ट से तुम याओ क्लैन को चैलेंज कर सकते हो? जब मैं कॉन्टिनेंट पर रूल करता था, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। फिर वो तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि शाओयान को कैप्चर करो। उसकी आवाज के साथ ही कई गार्ड्स अपीयर होते हैं, जो ब्लैक आर्मर पहने हुए हैं और हाथ में लॉन्ग स्पीयर्स लिए शाओयान को सराउंड कर लेते हैं। वे एक साथ अटैक करते हैं और शार्प डोकी सीधे उसके वाइटल पॉइंट्स की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही उनके स्पीयर्स पास आते हैं, शाओयान के बॉडी से एक टेरिफाइंग फायर वेव निकलती है, जो सबको पीछे फेंक देती है। उनका आर्मर तुरंत एशेस बन जाता है और वे शॉक में गिरते हैं। ये देखकर आसपास के लोग डर और शॉक से भर जाते हैं। याओ वांगुई भी अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि शाओयान अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ साल पहले वो सिर्फ 2 स्टार डोशैंग था, लेकिन अब उसकी पावर कंप्लीटली अलग लेवल पर है। फिर भी उसका ईगो उसे पीछे हटने नहीं देता और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ रिलीज करता है। एक पावरफुल 4 स्टार डोशैंग ऑरा पूरे स्क्वायर में फैल जाता है और आसपास खड़े लोग प्रेशर से पीछे हट जाते हैं। कई फैक्शन लीडर्स के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि याओ वांगुई की स्ट्रेंथ मजाक नहीं है। लेकिन शाओयान बिल्कुल काम रहता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है और उसके कदम के साथ उसकी ऑरा एक्सप्लोड होती है, जो याओ वांगुई से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखकर कई लोगों के चेहरे तुरंत बदल जाते हैं और फिर शाओयान ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी जान मेरी है। 5 स्टार डोशैंग का टेरिफाइंग ऑरा अचानक पूरे स्क्वायर में स्वीप करता हुआ फैल जाता है और जैसे ही ये ऑरा फैलता है, वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के चेहरों पर शॉक साफ दिखाई देने लगता है। उनकी आंखों में अब सिर्फ सरप्राइज नहीं, बल्कि फियर और रिस्पेक्ट का मिक्स भी दिखता है जब वो उस यंग फिगर की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंथ एक एंशिएंट क्लैन जैसे याओ क्लैन में भी पीक एग्जिस्टेंस मानी जाती है। तभी आसपास के लोग धीरे से कहते हैं, स्काई मैंशन से आया हुआ ये शाओयान सच में अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। डिफरेंट फैक्शंस के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में सीरियसनेस और शॉक साफ दिखाई देता है। अब उन्हें समझ आता है कि क्यों स्काई मैंशन अलायंस इतने सालों में इतना स्ट्रांग बन पाया, क्योंकि जब कोर में शाओयान जैसा सपोर्ट हो तो अलायंस कभी वीक नहीं होता। उधर याओ वांगुई का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही शाओयान का ऑरा इरप्ट हुआ, उसका चेहरा डार्क और अगली हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में शाओयान उसे सरपास कर देगा, क्योंकि अब सामने खड़ा इंसान एक 5 स्टार डोशैंग था और इस लेवल के अपोनेंट के सामने याओ वांगुई बिल्कुल मैच नहीं कर सकता था। उसके बॉडी पर प्रेशर ऐसा था जैसे कोई माउंटेन उसे दबा रहा हो। उसे पूरा यकीन था कि अगर फाइट हुई तो 10 एक्सचेंजेस के अंदर ही वो हार जाएगा। इधर इस टेरिफाइंग ऑरा की वजह से पूरे माउंटेन पर मौजूद याओ क्लैन एक्सपर्ट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हवा में रशिंग साउंड्स आने लगते हैं और वो नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हैं, जहां फ्रेश ब्लड फैला हुआ था। पहले वो शॉक होते हैं, फिर इंस्टेंटली उनके चेहरों पर फ्यूरी आ जाती है, क्योंकि ये सब उनके ओन क्लैन मेंबर्स थे और उनके डोर स्टेप पर इस हालत में पहुंचा देना साफ दिखाता है कि याओ क्लैन को कोई फेस नहीं दिया गया। तभी कई लोग गुस्से में पूछते हैं,
एल्डर वैन गुई, यहाँ क्या हुआ है? अब याओ वैन गुई मौका देखकर तुरंत बोलता है, एल्डर्स आप सही समय पर आए हो। ये शाओ यान बेहद एरोगेंट है। इसने हमारे क्लैन मेंबर्स पर रूथलेस अटैक किया है, वो भी हमारी टेरिटरी में। इसे तुरंत कैप्चर करो, नहीं तो हमारा याओ क्लैन सबके सामने इंसल्ट हो जाएगा। एल्डर्स ये नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं। शाओ यान, क्या ये वही शाओ क्लैन वाला शाओ यान है? उनकी नज़र जैसे ही शाओ यान पर जाती है और वो उसका टेरिफाइंग ऑरा महसूस करते हैं, उनका शौक और बढ़ जाता है। तभी एक येलो रोब्ड एल्डर बोलता है, शाओ यान, पहले शाओ क्लैन और याओ क्लैन के रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन आज तुम्हारे एक्शंस थोड़े ओवरबोर्ड हैं। शाओ यान हल्का सा स्माइल करता है और कामली बोलता है, इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। अगर तुम किसी को इंसल्ट करोगे तो वही वापस मिलेगा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। उसकी नज़र सिर्फ याओ वैन गुई पर टिक जाती है और उसके होठों पर आइसी कोल्ड स्माइल और गहरा हो जाता है। याओ वैन गुई, कुछ बातें होती हैं जिन्हें रैंडमली नहीं बोलना चाहिए। अब याओ वैन गुई कोल्ड होकर पूछता है, शाओ यान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शाओ यान सीधा जवाब देता है, मेरे टीचर से अपोलोजाइज करो। ये सुनकर याओ वैन गुई के चेहरे पर डार्क स्माइल आ जाती है। उसका स्टेटस याओ चेन से कहीं ज्यादा था। इतने लोगों के सामने अपॉलॉजी देना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तभी एक एल्डर बीच में बोलता है, दोनों एक स्टेप पीछे हट जाओ, मामला यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन शाओ यान धीरे से सिर हिलाता है। उसे पता है याओ क्लैन के लोग बेहद एरोगेंट होते हैं और ऐसे लोगों के साथ रिस्पेक्ट या लॉजिक काम नहीं करता। अगर इंसल्ट खत्म करनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें इतना डराओ कि वो खुद चुप हो जाएं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे ब्रूटल मेथड ही काम करता है, उन्हें इतना पीटो कि वो बोलना भूल जाएं। शाओ यान कामली बोलता है, अगर तुम विलिंग नहीं हो तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा। और इतना बोलते ही उसका बॉडी लाइट की तरह फ्लैश होता है और वो सीधे याओ वैन गुई की तरफ शूट करता है। शाओ यान, रुक जाओ! सभी एल्डर्स एक साथ चिल्लाते हैं। लेकिन तभी शाओ यान के बॉडी से पिंक लाइट निकलती है और वो ट्रांसफॉर्म होकर फायर बेबी लिटिल ई बन जाती है। लिटिल ई अपना माउथ खोलता है और एक टेरिफाइंग पिंक फ्लेम फैल जाती है। उस फ्लेम में इतनी डिस्ट्रक्शन पावर थी कि एल्डर्स खुद पीछे हट जाते हैं और शॉक होकर कहते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। उधर शाओ यान घोस्ट की तरह डायरेक्टली याओ वैन गुई के सामने आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए अपना फिंगर उसकी तरफ स्ट्राइक करता है। तभी अचानक एक लाउड वॉइस गूंजती है, शाओ यान, रुक जाओ! सब ऊपर देखते हैं और माउंटेन के टॉप से फायर क्लाउड्स बर्स्ट होते दिखाई देते हैं। एक रेड हेड ओल्ड मैन तेजी से नीचे आता है। एल्डर वान हो पूरा स्क्वायर शॉक में चिल्ला उठता है। शाओ यान उसे देखकर थोड़ा फ्राउन करता है, 6 स्टार डाउ शेंग, लेकिन उसकी आईज फिर से कोल्ड हो जाती हैं और वो बिना रुके अपना अटैक जारी रखता है। याओ वैन गुई गुस्से में चिल्लाता है, तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूं? और वो विदर्ड ग्लोरी पॉम से अटैक करता है। लेकिन जैसे ही दोनों अटैक्स कोलाइड होते हैं, शाओ यान का स्ट्राइक इंस्टेंटली उसकी पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और याओ वैन गुई के हाथ में ब्लडी होल बन जाता है। उसका बॉडी 1000 फीट तक पीछे उड़ जाता है। ग्राउंड पर डीप क्रैक्स बन जाते हैं और वो खून उगलता हुआ गिरता है। अब वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लाइटनिंग स्पीड से वापस आता है और डेंजरस व्हाइट पॉइजन पाउडर शाओ यान पर फेंक देता है। जैसे ही वो पाउडर जमीन पर गिरता है, स्टोन फ्लोर इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है, यानी ये बेहद डेडली पॉइजन था। लेकिन अगले ही मोमेंट उस पॉइजन के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जो पिंक फ्लेम से कवर्ड था और वो सीधे याओ वैन गुई के थ्रोट की तरफ बढ़ता है। तभी एल्डर वान हो फ्यूरियस होकर अटैक करता है, एक मैसिव फायर स्पीयर शाओ यान की तरफ फेंकता है। लेकिन शाओ यान ग्राउंड पर स्टॉम्प करता है और एक जायंट मैग्मा पिलर उठकर उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एल्डर वान हो खुद सामने आ जाता है और बिना कुछ बोले शाओ यान पर डायरेक्ट पाम अटैक करता है। स्पेस तक डिस्टॉर्ट हो जाता है उस अटैक से, लेकिन शाओ यान काम रहता है और एक ब्लैक फिगर समन करता है जो एल्डर वान हो के साथ कोलाइड करता है। दोनों के क्लैश से पूरा स्क्वायर क्रैक हो जाता है और हवा तक कांप उठती है। इधर शाओ यान का फोकस अभी भी याओ वैन गुई पर ही है। वो आगे बढ़ता है और फाइनली उसका हाथ याओ वैन गुई के थ्रोट को पकड़ लेता है एक ह्यूज फोर्स के साथ। याओ वैन गुई का चेहरा पेल पड़ जाता है, वो स्ट्रगल करता है जैसे कोई मरती हुई मछली। और ये देखकर पूरा क्राउड अंदर से हिल जाता है, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था ये शाओ यान सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, ये टेरिफाइंगली रूथलेस है। यहाँ तक कि इतने सारे याओ क्लैन एल्डर्स भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को आगे तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर देना।
तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।